नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। एक देश और एक कर का सपना अब साकार होने के करीब है और देश में एक समान अप्रत्यक्ष करों को लागू करने के लिए वर्षों पुराना सपना अब साकार होने जा रहा है। और जिस तरह से हमने देखा है, लगातार तेजी से इस पे काम हुआ है। आज भी जो जीएसटी काउंसिल है उसकी 13वीं बैठक हुई है और तमाम मुद्दों पे बातें आगे बढ़ी हैं। किस तरह से ये आगे बढ़ेगा और 1 जुलाई जो लक्ष्य तय किया गया है, क्या उसके लिए पूरी तैयारी है सरकार की, मंत्रालय की, इस पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं राजस्व सचिव हसमुख आदिया साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका हसमुख आदिया साहब। और जिस तरह से लगातार नजरें हैं कि किस तरह से कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि आजादी के बाद सबसे बड़ा सहकारी संघवाद का एक उदाहरण है। अगर इसी से शुरुआत किया जाए तो कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि देश में अप्रत्यक्ष कर की जो प्रणाली है वो बहुत सालों से वैसी ही चल रही है। क्या हुआ कि जब जब ज़रूरत पड़ी तब राज्य सरकारों ने और केंद्र ने मिलके टैक्स नए नए डालते गए। तो आज ये हालत है कि करीब 15 से 16 ऐसे टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, जो कमोडिटी या सर्विसेज के ऊपर लगते हैं, जो कि या तो राज्य या केंद्र सरकार इसके ऊपर लगा रही है। तो एक तरह से एक जंगल सा बन गया, टैक्स का जंगल बन गया। अब वो जंगल को हम वीड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि भाई ये सब टैक्स को मिला के एक सिंपल सा टैक्स जीएसटी नाम का होगा, जो कि कंज्यूमर के लिए भी आसान हो जाए समझना कि भाई मुझे किस कमोडिटी पे कितना टैक्स देना है। और जो बिजनेस वाले हैं उनके लिए भी इतनी ज़्यादा अथॉरिटी के साथ नाता रखने के बदले में कोई एक टैक्स अथॉरिटी के साथ ही उनका रिटर्न बनने का वगैरह सिस्टम बने। ठीक है। एक बात, आज भी बैठक हुई है परिषद की और कई बातों पे आगे बात बढ़ी है और एक बैठक और होनी है। क्या कुछ निकल कर आया है बैठक में और हम जो अंतिम स्वरूप है नियमों का वो कब तक हम देख पाएंगे? देखिए, जो 4 कानून है जो केंद्र सरकार को पारित करने थे वो लोकसभा ने पारित कर दिए। दूसरा, जो कानून के तहत जो रूल्स बनते हैं जिसमें प्रोसीजर होती है कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से रिटर्न फाइलिंग करना है, किस तरह से माल की वैल्यूएशन गिनी जाएगी, तो ये सब रूल्स बनाने का काम भी आज पूरा हो गया है। कुल मिला के 5 रूल्स हम पहले ही पब्लिक को बता चुके हैं, जीएसटी काउंसिल उसको पारित कर चुकी है। और दूसरे 4 रूल्स जो है उसका भी आज काउंसिल में मंजूरी, उसकी स्वीकृति मिल गई है। और ये कुल मिला के 9 रूल्स विथ मॉडिफिकेशन जो भी है उसको हम कल शाम तक पब्लिक डोमेन में भी डाल देंगे। लोगों तक ये पता लग जाएगा और जो भी कंपनियां, जो भी इंडस्ट्री वाले को अपने अपने आईटी सिस्टम में चेंज करना है वो उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। अब तो आप कह रहे हैं कि कोई भी आम आदमी, व्यापारी, कोई भी सुझाव दे सकेगा इन नियमों को लेकर? नियम तो मोरलेस फाइनल हो गए आज, लेकिन अगर ऐसी कोई बड़ी बात है कि जिसमें व्यापारियों को बहुत बड़ी आपत्ति होगी तो वैसे कोई अगर सुझाव आएंगे तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज करने की गुंजाइश है। हम उसके लिए फिर से एक बार जरूरत होगी तो जीएसटी काउंसिल में ले जाएंगे। ठीक है। एक सामान्य तौर पे समझने की आम आदमी कोशिश कर रहा है सबसे पहले कि उसके लिए क्या फ़ायदा हो रहा है। ये जो अलग अलग जो टैक्स हैं उनको घटाकर कुछ स्लैब्स तक सीमित कर दिया गया। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा अगर जीएसटी में किसी का भी हो रहा है वो तो आम आदमी का फ़ायदा होगा, क्योंकि हम एक ऐसी टैक्स प्रणाली ला रहे हैं कि जिसमें एक टैक्स के ऊपर दूसरे टैक्स का जो कास्केडिंग होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, उसको कास्केडिंग बोला जाता है। जैसे एक्साइज ड्यूटी लगता है पहले केंद्र सरकार का, और फिर वो एक्साइज ड्यूटी और काम जो वस्तु की जो कीमत है वो दोनों के ऊपर वैट लगता है। इसको हम बोलते हैं कास्केडिंग ऑफ टैक्सेशन। तो ये कास्केडिंग दूर होगा कि जिससे कीमतें कम हो सकती है। और दूसरा कि ये जो जीएसटी की टैक्स प्रणाली है वो ऐसी है कि जिसमें कोई भी व्यापारी टैक्स के दायरे से बाहर नहीं रह पाएगा। मतलब कि हमारा जो टैक्स नेट है वो बढ़ेगा, और जब टैक्स नेट बढ़ता है, जितने भी 2 नंबरी ट्रांजैक्शन अभी हो रहे हैं वो जब टैक्स के दायरे में आ जाते हैं तो हमारे पास स्कोप बन जाता है कि अभी जो हाई रेट ऑफ टैक्सेशन है उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे। तो टैक्सेशन के दर में कमी करने की हमारे पास गुंजाइश होगी जब सब लोग इस टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। सो टैक्स नेट वाइडनिंग से भी हमको फायदा होगा और उससे कॉमन मैन को हम फायदा पहुंचा पाएंगे। ठीक है। और तीसरा कि जैसे ही ये जीएसटी लागू होगा तो
देश के अंदर एक जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होने से नया इन्वेस्टमेंट आएगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, उससे देश का जो आर्थिक वृद्धि का दर है उसमें बढ़ावा होगा और उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, आम आदमी की बात को अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो कीमतें कम होगी और उनको आम आदमी को फायदा मिलेगा। ये असर कब तक देखा जाएगा, कब तक आम लोग महसूस कर पाएं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद शुरुआत में कई क्षेत्रों में महंगाई भी देखने को मिलेगी शायद। ये शुरुआत में हमें महंगाई तो हम न बढ़े ऐसी कोशिश करेंगे रेट के माध्यम से, लेकिन शुरू में आपकी बात बिल्कुल सही है कि शुरू में जो नया टैक्स प्रणाली आता है तो उसको सेटल करने में करीब करीब 1 साल तो लग ही जाता है। तो शायद प्रथम साल में इतना ज़्यादा फायदा न मिले, फायदा तो मिलेगा ही लेकिन इतना ज़्यादा फायदा न भी मिले, लेकिन दूसरे साल के बाद जो हर एक राज्य की टैक्स में वृद्धि होगी तो उससे वो गरीबों के लिए जो पैसा भी मिलेगा बजट के लिए वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो आम आदमी को उसमें से हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ की सुविधा राज्य सरकारें दे पाएगी। सो हम तो ये जरूर मान के चल रहे हैं कि जीएसटी के कारण टैक्स बोयेंसी बहुत अच्छी होगी, राज्यों की और केंद्र सरकार की आमदनी भी थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि जो टैक्स के दायरे में नहीं थे वो सब माल सामान अब टैक्स के दायरे में आ जाएगा। तो पूरी ब्लैक इकोनॉमी के ऊपर भी एक कंट्रोल आ जाएगा ये जीएसटी की जो प्रणाली है उसमें। तो आप कह रहे हैं कि इससे सरकार को आमदनी ज्यादा होगी और सरकार के पास मौके होंगे कि वो ज्यादा कल्याणकारी कार्यों के लिए खर्च कर सके। सही बात है, बिल्कुल। एक बड़ा मुद्दा ये भी कहा जा रहा है कि 1 जुलाई जो जब ये लागू होगा पूरी तरह से, जो बीच का समय है, तैयारियों का वक्त है, तो कैसी चल रही है तैयारी? हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से तो हम करीब करीब पूरा काम कर चुके हैं जो हमको करना है। अब एक ही चीज करना है कि जैसे ही ये लोकसभा ने तो पास कर दिया है, अगले हफ्ते राज्यसभा में भी शायद ये आ जाएगा और राज्यसभा की स्वीकृति के बाद वो प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाएगी। राज्य सरकारों को हमने सूचित किया है कि 15 अप्रैल के बाद तुरंत एक स्पेशल सेशन बुला के असेंबली की अप्रैल एंड तक या तो मई के फर्स्ट वीक तक इसको पारित करने की कोशिश करें और बाद में साइमल्टेनियसली कौन सी चीज पे कितना जीएसटी लगेगा उसकी एक एक्सरसाइज अधिकारियों का एक ग्रुप करना शुरू करेगा और वो एजेंडा लेके हम जाएंगे अगली मीटिंग में, जीएसटी काउंसिल की 14th मीटिंग में, जो कि 18th एंड 19th को करने का आज ही डिसीजन हुआ है। तो उस मीटिंग में हम इस एजेंडा को ले जाएंगे। एक बात ये भी कही गई थी कि जो भी व्यापारी वर्ग है उनको 3 महीने का एक वक्त दिया जाएगा ताकि वो पूरी तरह पूरे तंत्र को समझ सके। इसको लेकर और उनकी जागरूकता के लिए उनके प्रशिक्षण और या जो भी हम शब्द दें उसके लिए किस तरह का काम चल रहा है? एक्चुअली सबसे बड़ा काम वही है हमारे लिए अब नेक्स्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि अभी तक तो लॉ और रूल्स की क्लैरिटी चाहते थे इंडस्ट्री वाले, अब आ गई है। अब हमारा जो पूरा तंत्र है केंद्र का और राज्य का, उनको हम लगाएंगे उस काम में कि हर सिटी में हर प्रकार के व्यापारी, चार्टर अकाउंटेंट, टैक्स प्रैक्टिशनर्स के बीच में जाके टाउन हॉल मीटिंग करके, अलग अलग जगह पे मीटिंग करके ये जीएसटी क्या है, उसको कैसे लागू किया जाएगा, उसके तहत कैसे व्यापारियों को अपना कर की अदायगी करना है, ये सब एस्पेक्ट के ऊपर हम मीटिंग करेंगे, उनको समझाएंगे। काफ़ी सारा पब्लिकेशन मटेरियल भी निकालेंगे, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे जिसके माध्यम से हम इनको समझाया, जीएसटी का बात समझा सके। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे भी इसकी बात करेंगे। काफ़ी सारे एफएक्यू, करीब 500 के करीब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आज भी 10 लैंग्वेज में हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है, तो अभी से उसको देखना शुरू करें लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है और बड़ी बात यह भी है कि जो ये पूरा नया तंत्र बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है एक आईटी तंत्र होगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा सूचनाएं और किस तरह से ऑनलाइन सारा काम कुछ होगा, इसके लिए भी तैयारियां हो रही है। कैसे ये तंत्र काम करेगा इस पर भी बातचीत करेंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुनिए भाई साहब, जरा गाड़ी चेक कर लीजिए प्लीज, कई हफ्तों से आवाज कर रही है। हाँ अभी देख लेते हैं। मुन्ना मैकेनिक हाथ लगाते ही बता देता है गाड़ी का हाजमा। आप बैठिए।
आपकी गाड़ी को टीबी हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस। क्या कमाल की बात कर रहे हैं भाई साहब, गाड़ी को भी कभी टीबी हो सकता है क्या? इतना जानते हैं कि गाड़ी को टीबी नहीं होता है, लेकिन ये नहीं जानते कि कोई भी इंसान अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांस रहा है तो ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, याद रखिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी हो, बुखार हो, पसीना आ रहा हो, अचानक वजन कम हो जाए तो ये सब के सब टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इसकी जांच करवाइए और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच मुफ्त है, एकदम फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। सी से सिटी हो या डी से डिफेंस, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। अपनी अघोषित आय का डर मुझे चैन से जीने भी नहीं देता। पकड़ा गया तो क्या करूं, किससे मदद मांगूं? ये मदद मांगने का नहीं बल्कि मदद करने का वक्त है। मतलब आज ही अपनी अघोषित आय को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के अंतर्गत जमा कराएं और खुद को चैन सुकून और कई लाखों करोड़ों की मदद कर उनकी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। याद रहे, अपनी अघोषित आय को वैध बनाने का ये अंतिम मौका है। ये डिक्लेरेशन हर हाल में 31 मार्च 2017 तक कराएं। ऐसा न करने पर 77.25% टैक्स, सरचार्ज और सेस के अलावा भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा और साथ ही बेपनाह शर्मिंदगी भी। एक अच्छे भारतीय नागरिक की तरह समय रहते आगे आए, देश हित में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में सहयोग बढ़ाएं और इसी तरह पैसे भी बचाएं और साथ ही पुण्य कमाएं। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। 6 साल, इसके आधार का तो बायोमेट्रिक अपडेट करवाना पड़ेगा। अपडेट? बच्चे जब 5 साल के हो जाते हैं तो उनका बायोमेट्रिक, जैसे उंगलियों के निशान, आँखों का स्कैन और फोटो अपडेट हुए बिना आधार अमान्य हो जाता है। ये बिल्कुल निःशुल्क है। बायोमेट्रिक अपडेट आधार केंद्र पर होता है, जिसकी जानकारी 1947 पर कॉल करके या uidai.gov.in पर जाकर मिल सकती है। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। एक राष्ट्र एक कर का सपना साकार होने के करीब है और इसी मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं राजस्व सचिव हसमुख आदिया साहब से। हसमुख आदिया साहब, हम ब्रेक से पहले व्यापारियों और उनकी जो समस्या आने वाली है या किस तरह से समस्याओं का समाधान होगा, इस पर हम बातचीत कर रहे थे। एक बात ये कही जा रही है कि व्यापारियों को कई तरह के रिटर्न रिफंड के लिए उनको समस्या हो सकती है। क्या ये सच में समस्या होगी और क्या समाधान इसका हो सकता है? देखिए, ये जो पूरा टैक्स प्रणाली है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पे बनाया गया है। कोशिश इसमें ये है कि इसको पूरा आसान किया जाए। आसान कैसे किया गया है? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इस जीएसटी में महीने में 3 रिटर्न आपको भरने पड़ेंगे। वो बात बिल्कुल गलत है। व्यापारी को क्या करना है कि अपने जितने भी सेल्स है, जो बिक्री किया है, उसके जितने भी इनवॉइसेस की डिटेल है, उसको एक छोटे से कंप्यूटर में मेंटेन करना है। एक्सेल में मेंटेन करे या तो किसी सॉफ्टवेयर में मेंटेन करे। और जब 31 ऑफ द मंथ पूरा होता है तो नेक्स्ट मंथ के पहले 10 दिन के अंदर अपने जितने भी बिक्री के वाउचर इनवॉइस है, उसकी डिटेल जो अपने कंप्यूटर में है उसको GSTN वेबसाइट पे डाल देनी है। उसके लिए फिर से टाइप करने की जरूरत नहीं है। आपका अपना एक सॉफ्टवेयर, जो भी छोटा सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है आपका, उसी में आप उसको रखें और उसको सीधा GSTN के साथ जुड़ जाएगा और वही आपका मेन रिटर्न बन गया। उसके बाद वो आपने जो सेल्स की डिटेल डाली है
उसके आधार पे आपको और कुछ नहीं करना है। आपने जितने भी परचेस किए हैं किसी से भी, उसने भी अपनी डिटेल डाली होगी सेल्स की, तो आपके परचेस की डिटेल आपके ई फाइलिंग वेबसाइट पे अपने आप आ जाएगी। उसको आप देख लीजिए कि मेरी सब परचेस की डिटेल आ गई है कि नहीं आ गई है। नहीं आई है, एक आध आदमी अगर छूट गया है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, आपको फिर उसमें एक जोड़ सकते हो अगर कोई छूट गया है तो। ये दोनों के आधार पे कंप्यूटर इटसेल्फ आपका रिटर्न बना के आपको दे देगा 15 तारीख के बाद। 17 तारीख तक आपको पूरा पता चल जाएगा कि मेरे इतने परचेज है, इतने सेल है, परचेज पे मेरी इनपुट टैक्स क्रेडिट इतनी क्लेम करनी है, सेल्स पे लायबिलिटी इतनी बनती है और बाकी अमाउंट इतनी है। ठीक है। तो वो रिटर्न के आधार पे आप फिर 20 तारीख तक टैक्स का पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। इतना आसान सिस्टम है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने इनवॉइसेस की डिटेल एक बार डालना है महीने में। एक बात तो बिल्कुल साफ हो रही है कि सारा काम ऑनलाइन होगा, और जो व्यापारी अभी तक ऑनलाइन से शायद उतने कंफर्टेबल, उतने वहाँ पे एक्टिव नहीं रहे होंगे, उनको होना होगा, और उसके लिए भी कुछ प्रशिक्षण या इस तरह की बात करनी होगी। जरूर प्रशिक्षण की तो हमने पूरी तैयारी की है उसके लिए, व्यापारियों को समझाने के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो छोटे व्यापारी है, सबसे पहले तो 20 लाख जिसका सालाना टर्नओवर है, उससे नीचे वाले को तो जीएसटी भरना ही नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेना है। 20 लाख से 50 लाख तक जिसका भी एनुअल टर्नओवर है, वार्षिक जिसका टर्नओवर है, उसके ऊपर भी हमने एक अलग स्कीम बनाई है, कंपोजिट स्कीम। उसमें आपको सिर्फ 3 महीने में एक बार अपना इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं देना है, लेकिन आपको 3 महीने एक बार अपना टर्नओवर सिर्फ डिक्लेयर करना है, वो भी ऑनलाइन करना है बस। आपको उसमें इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं रखनी है। वो स्कीम जो है वो ट्रेडर के केस में लागू होगी, उद्योगकार एमएसएमई स्मॉल इंडस्ट्री को भी लागू होगी, और छोटे रेस्टोरेंट को भी लागू होगी। अगर आप ट्रेडर है तो ट्रेडर को अपने टर्नओवर के ऊपर सिर्फ 1% देना है टैक्स, बिल्कुल टर्नओवर के ऊपर, उसको कोई अलग अलग टैक्स नहीं है। अगर आप मैन्युफैक्चरर है, 50 लाख तक का आपका उत्पादन है, तो आपको सिर्फ 2% देना है टैक्स उसके ऊपर, टर्नओवर के ऊपर। और अगर आप छोटे रेस्टोरेंट वाले हैं जिसका टर्नओवर 50 लाख से नीचे है, तो आपको 5% देना है उसके ऊपर टैक्स, टर्नओवर के ऊपर। उनको कोई हिसाब किताब नहीं रखना है, सिर्फ अपना टर्नओवर डिक्लेयर करना है, और ये स्कीम को हम कंपोजिट स्कीम बोलते हैं। ठीक है। ये करने के बाद उनको कोई और आवश्यकता नहीं है कुछ करने की। कृषि क्षेत्र के लिए भी काफी इस पे बातचीत सामने आ रही है, इसको लेकर किस तरह की व्यवस्था? देखिए, ये बाहर एक बात फैलाई जा रही है कि कृषि क्षेत्र को भी टैक्सेशन आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कृषि में कोई टैक्सेशन डालने का इसमें प्रावधान नहीं है, कोई प्रपोजल भी नहीं है। कृषि की भी जितनी खेत पैदाश है उसमें जहां जहां अभी भी एग्जम्पशन है वहीं एग्जम्पशन चालू रहेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कृषि पे कोई एक्स्ट्रा टैक्स जीएसटी नहीं लगने बिल्कुल वाला है। तो ये एक क्लेरिफिकेशन, बहुत महत्वपूर्ण क्लेरिफिकेशन है। एक बात ये भी कहा जा रहा है कि जो सरकारों को सबसे ज़्यादा जहां से राजस्व मिलता है, रियल एस्टेट है, शराब का कारोबार है, या फिर पेट्रोलियम पदार्थ है, ये फिलहाल बाहर है। क्या इस पे है आगे की योजना? देखिए, ऐसा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट फिलहाल अभी बाहर रखा है, लेकिन आगे जाके 1 साल के बाद, 2 साल के बाद काउंसिल डिसाइड करके इसको टैक्स के दायरे में ला सकते हैं। अभी क्योंकि राज्यों को ये चिंता है उनकी रेवेन्यू की, और करीब 30% इनकम जो राज्य की है वो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहल में से आ रही है। तो राज्य सरकारें अभी तैयार नहीं है, उनको लगता है कि जीएसटी में पता नहीं क्या इनकम मिलेगी क्या नहीं, बट एटलीस्ट ये 30% इनकम जो हमारी ऑलरेडी है उसको वो अभी खोना नहीं चाहते। थोड़ा जैसे ही कंफर्ट मिलेगी कि जीएसटी में रेवेन्यू अच्छा हो गया है, तो उसके बाद आई एम श्योर कि राज्य सरकार तैयार हो जाएगी इसके लिए, और फिर इनको भी हम धीरे धीरे ये जीएसटी के दायरे में ला सकते हैं। जी बिल्कुल। जो राज्यों की आपने बात की, और राज्यों की एक बड़ी चिंता थी कि किस तरह से जो अगर उनको नुकसान होता है अपने करों में, तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके लिए उनको मुआवजा भी दिया जाएगा, और तमाम तरह की उस पर काम भी उस पर हो रहा है। लेकिन ऐसे में क्या केंद्र सरकार पे क्या इसका बोझ पड़ेगा? नहीं, इसमें क्या है कि जो कॉम्पनसेशन राज्य सरकार, जिन राज्य सरकारों को जीएसटी लागू करने के बाद कुछ नुकसान होगा, उसको भरपाई करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने अपने आप एक ऐसी मैकेनिज्म बनाई है, ऐसी मैकेनिज्म खड़ी की है। एक कॉम्पनसेशन किटी बनाएंगे, एक फंड बनाएंगे, और वो फंड में जो इनकम आएगी वो भी कॉमोडिटी बास्केट में से ही आएगी। तो जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स है, पान मसाला है, या
जैसे क्लीन एनवायरनमेंट सेस है, ये सब इस किटी का पार्ट बनेगा और उसमें से जो आमदनी होगी सेस की इनकम में से वो सब कंपनसेशन में जाएगी। सो इसमें अलग से केंद्र सरकार के ऊपर कोई खास बोझा नहीं आएगा। बिल्कुल। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस पे बात करेंगे कि अगर जो व्यापारी है, जो उत्पादन करने वाला है, उसकी लागत कम होने जा रही है तो क्या इसका फायदा वो आम जो उपभोक्ता है वो उसको भी देंगे क्या? इसके लिए क्या व्यवस्था है, क्या इसके लिए पहल होगी, इस पर भी बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी, हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। भाग भाग, अरे भाग। ओहो, चप्पल नहीं पहनी पकड़ा गया ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 2 अप्रैल 2017। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। I से इंडिया की रेल या J से जहाज, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP Lubricants, A to Z आपके काम आते हैं। भाग भाग, अरे भाग। ओहो, चप्पल नहीं पहनी पकड़ा गया ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 2 अप्रैल 2017। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की माँ खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। खास चर्चा हम कर रहे हैं राजस्व सचिव हसमुख अधिया साहब से। अधिया साहब, एक बात ये कही जा रही है कि ये तो हम बिल्कुल साफ समझ चुके हैं कि जो लागत है उस पर कमी होने जा रही है किसी उत्पाद के, उसका फायदा आम उपभोक्ता तक जाएगा। ये कैसे सुनिश्चित होगा? क्या कोई अथॉरिटी या इस तरह की बात? उसी के लिए एक हमने जीएसटी के कानून में क्लोज लगाया है जिसको हम एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लोज कहते हैं। बेसिकली लॉ ये कहता है कि अगर जीएसटी आने से किसी टैक्स में कटौती होती है या इनपुट टैक्स क्रेडिट अब मिल जाने से टोटल टैक्स का इंसिडेंस किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर कम होता है तो उसको कंज्यूमर को पास डाउन करना है। ऐसा एक हमने प्रावधान लॉ में रखा है। और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए एक अथॉरिटी को हम काम दे सकते हैं। लॉ में ये नहीं लिखा है कि हम नेसेसरली कोई नई अथॉरिटी क्रिएट करेंगे। नई अथॉरिटी क्रिएट कर सकते हैं या तो कोई एग्जिस्टिंग अथॉरिटी को हम ये काम दे सकते हैं, ऐसा लॉ में लिखा है। मुझे लगता है कि हमारे देश में जितनी भी प्रोडक्ट बनती है और बिकती है उसमें से 90-95% प्रोडक्ट कंपटीशन में आ जाती है। सो सबसे बड़ा एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर तो कंपटीशन ही होता है। कंपटीशन विल टेक केयर ऑफ दिस कि अपने आप वो कीमत घटा देंगे एक दूसरे के साथ कंपटीशन करके, तो सरकार को इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ऐसी चंद आइटम ऐसी है जो कि
मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में बनती है या कुछ ही कंपनियां बना रही है, तो कंपनियां साथ में मिलकर ये भी डिसीजन ले सकती है कि भाई हम कीमत नहीं घटाएंगे, हम प्रॉफिट बढ़ा देंगे। तो उस केस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए जीएसटी काउंसिल तय करेगी कि ये जो मैकेनिज्म है वो कौन सी मैकेनिज्म होगी, किस अथॉरिटी को हम ये काम देंगे, वो डिसीजन जीएसटी काउंसिल करेगी। ठीक है। एक बात ये भी चर्चा चल रही है कि अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं उनको किस कैटेगरी में डाला जाए। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको लेकर एक वापो एक की स्थिति है, क्या ऐसे है और इस पे कैसे काम आगे बढ़ रहा है? जहाँ तक कौन सी कमोडिटी पे कितना रेट लगेगा उसका सवाल है, ये काम तो अलग से जीएसटी काउंसिल में होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई विडंबना है लोगों के मन में। हमने ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि किसी को रेट के बारे में कोई गेस वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सस्पेंस में रहने की ज़रूरत नहीं है। हमने फॉर्मूला दिया है कि 4 रेट होंगे, 5, 12, 18 एंड 28। और अभी किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स का इंसिडेंस है कि जैसे वेट प्लस एक्साइज ड्यूटी का कितना रेट उनके ऊपर है वो कमोडिटी के ऊपर, तो उसके नज़दीक वाले स्लैब में हम उनको फिट कर देंगे उस आइटम को। सो अपने आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल अभी 16-17% का टैक्स लग रहा है, तो वो 18% के स्लैब में ऑटोमेटिक आएगा, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अपने आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ ऐसी कमोडिटी होगी कि जिसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं हम कि भाई 18 रखना है कि 12 रखना है, उस तरह का डिसीजन कुछ कमोडिटी में हो सकता है। जी बिल्कुल। एक बात मोटे तौर पे कही जा रही कि इस पूरी व्यवस्था से जो इंस्पेक्टर राज या लाल फीताशाही जिसको हम कहते हैं, उसमें तुरंत कमी आएगी और उसका सीधा फायदा देखने को मिलेगा। कैसे ये होगा? देखिए, सबसे पहले तो जो ऑफिसर और एसएससी टैक्स एसएससी का कॉन्टैक्ट इसमें मिनिमम होगा, क्योंकि आपका पूरा रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर ऑटोमेटिक है, रिटर्न फाइलिंग ऑटोमेटिक है, रिफंड भी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, रिफंड की एप्लीकेशन भी ऑनलाइन करनी है, और रिटर्न जब पूरा साल पूरा हो जाएगा उसके बाद जो रिटर्न का असेसमेंट करते थे पहले जो वेट का तंत्र, वो असेसमेंट भी हमने निकाल दिया है। सेल्फ असेसमेंट होगा। पूरे 100 केस में से सिर्फ 5 केस ऐसे होंगे, 5% केसेस, जिनको हम रिस्क क्राइटेरिया के आधार पे ऑडिट में लेंगे, और उतने 5% केसेस के अलावा बाकी 95% लोगों का शायद साल में एक भी बार किसी भी ऑफिस में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह का एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है। एक बड़ी तस्वीर की हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि इससे निवेश बढ़ सकता है, इससे मेक इन इंडिया जैसे कदम को मदद मिल सकती है। कैसे ये होगा, क्यों ये कहा जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि देश की कर प्रणाली अगर सिंपल है, आसान है, लोगों को उसमें कम परेशानी है, तो नए लोग आके इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, नई नई प्रोडक्ट बनेगी, व्यापार आसान हो जाएगा। तो उसका जो फ़ायदा है वो जीडीपी ग्रोथ रेट को मिलेगा, और देश में अगर जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो फिर से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो फिर इनकम बढ़ेगी लोगों की, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ऐसे एक स्पिरलिंग इफेक्ट जीएसटी का आगे जाके मिलेगा हमको। एक आखिरी सवाल की जो जीडीपी की आप चर्चा कर रहे हैं, ये एक अनुमान जो तमाम जगहों पे आ रहा है कि 2% तक जीडीपी बढ़ सकती है, उससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है। कब तक ये होगा? देखिए, ऐसा है कि ये एक फिगर हो सकता है किसी का प्रोजेक्शन का, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इसकी पॉजिटिव असर इकोनॉमी के ऊपर आपको तुरंत दिखने लगेगी, 1 साल के अंदर अंदर ही दिखने लगेगी, और उसके बाद लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली वी कांट एस्टिमेट कि कितना बढ़ावा होगा जीडीपी में, बट एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है जीडीपी में। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा फायदा हो सकता है और यही उम्मीद कर रहे हैं, और इतनी बड़ी कोशिश हो रही है, एक ऐतिहासिक कोशिश हो रही है, और वो अपने लक्ष्य तक अपना जो शुरुआत है उसके होने के करीब है। और बहुत बहुत धन्यवाद हसमुख आधिया साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे राजस्व सचिव हसमुख आधिया साहब, जिन्होंने तमाम सवालों के मुद्दों पर जवाब दिया और कई जो कन्फ्यूजन, जो कई उहापों की स्थिति थी उसको बिल्कुल साफ किया है। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।